क्योंकि पीओके में इस वक्त हाहाकार देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शनों पर भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया है। उधर अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और इस बीच मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की हताशा की ये कोशिश भी है। इस बीच आपको बताएं कि पीओके में इस वक्त स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरियों पर जो है गोलीबारी की है, नरसंहार इस वक्त किया है, जिसको लेकर पीओके में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है। पीओके में पुलिस बर्बरता की खबरों को भारत ने उसका उल्लेख किया है, और देखिए कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर भी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की मांग भी की गई है। इधर पीओके में हालत काफी ज्यादा गंभीर है और हालात पर भारत ने गंभीर सवाल भी उठाए हैं। इधर पीओके जिस तरीके से इस वक्त आंधी पीओके में विरोध की चल रही है, उसको देखते हुए अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई। देखिए एमईए ने पाकिस्तान को लेकर जो है कड़ी निंदा की है। साफ तौर पर कहना है कि जो इस वक्त स्थिति पीओके में चल रही है और पाकिस्तानी सेना ने जो कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई हैं, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। मानवाधिकार का इस बीच उल्लंघन भी किया गया है। और आपको इतना ही नहीं, ये भी बताएं कि यूएनएससी में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से अफगानिस्तान के मुद्दे पर घेरा है, फटकार लगाई है कि मानवाधिकार का रोना रोने वाला पाकिस्तान खुद से अब देखिए क्या हरकतें कर रहा है। रमजान के महीने में पहले अफगानिस्तान में भी अत्याचार किया जाता है, और इस अत्याचार को लेकर अब ये जो पीओके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब ये नजर आ रहा है कि क्या पीओके में भी फूट पड़ने वाली है। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। मुनीर के अत्याचारों के खिलाफ पीओके में आर पार है। जी हां, पीओके एक बार फिर से जल रहा है। वहां लोगों का नरसंहार किया जा रहा है, लोगों पर गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा सैकड़ों का किया जा रहा है। जरा समझिए कि फेक नैरेटिव फैलाने की भी इसी बीच कोशिश की जा रही है। मुनीर और शहबाज के खिलाफ बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोग अब बिल्कुल प्रखर होकर सामने आ गए। उनका आक्रोश बढ़ गया है और बंद का ऐलान भी किया गया, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने लोगों की हत्याएं करवाई हैं, ताकि पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है इसकी आंधी, इसकी आवाज बाहर तक ना जाए। वहां एक एक्टिव नागरिक संगठन ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में 11 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 70 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में 9 जून यानी कि आज का बंद बुलाया गया था। हालात तब बिगड़ गए जब जैक समर्थक एक अस्पताल की मॉर्चुरी के बाहर इकट्ठा हुए। यहां संगठन के एक कार्यकर्ता का शव रखा गया था, जिसकी पहले ही गोलीबारी की घटना में मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कार्रवाई की, जिसके बाद से स्थिति और भी ज्यादा हिंसक हो गई। पुंछ सेक्टर के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने बताया कि हिंसा के दौरान 4 पुलिसकर्मी और एक राहगीर की मौत हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कुछ उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई में 6 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। वहीं पुलिस प्रमुख लियाकत मलिक ने बताया है कि 23 सुरक्षाकर्मी और करीब 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। 9 जून को प्रस्तावित बंद केवल आरक्षित सीटों के विरोध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि प्रदर्शनकारी जैक पर लगाए गए प्रतिबंध, इंटरनेट बैन और संगठन के एक नेता की हत्या के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे थे। बीते हफ्ते क्षेत्रीय प्रशासन ने जैक को आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। जैक की ओर से किए जा रहे लॉन्ग मार्च टू मुजफ्फराबाद के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तानी रेंजर्स से आमना सामना रावलकोट में हुआ। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से उग्र और हिंसक आमना सामना हुआ। सामने आया है कि इस पूरे हिंसक प्रदर्शन के दौरान
और जब आमना सामना हुआ तब पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने आसिम मुनीर आतंकवादी है ऐसे नारे लगाए हैं और ISIS दहशतगर्द ऐसे नारे लगाए गए हैं। तो जरा समझिए कि इस वक्त POK में क्या स्थिति होगी। कई जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इस बीच कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी के नेता जो हैं ख्वाजा मेहरान, इनका बयान भी चर्चा में है। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कह दिया कि आज का दिन लिख कर रखिए और आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हम खड़े हुए थे और हमें इनकी पैरामिलिट्री फोर्स के आगे हम झुके नहीं हैं, इनसे डरे भी नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK बीते हफ्तों से हिंसा में जल रहा है। जैक ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस विरोध प्रदर्शन की आवाज जो घाटी से उठी है वो लंदन तक गूंज रही है। सामने यह भी आया है कि लंदन स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। अब ये तो बहुत अच्छे से पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ऊपर उसकी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में है। उन्होंने POK में मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया है। पाकिस्तान वो देश है जो मानवाधिकार का रोना पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में रोता है, लेकिन जब बात अपने पर आती है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने कान को बंद कर लेता है। पाकिस्तान में ताजा आंदोलन की सबसे बड़ी वजह वहां के विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों को लेकर लिया गया ये फैसला है। इसको थोड़ा विस्तार से समझिए। 45 सदस्यीय विधानसभा में ये जो सीटें हैं उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं जो कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं। जैक और अन्य स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर होगा और बाहरी प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। उनका कहना है कि क्षेत्र के भविष्य से जुड़े फैसलों पर अधिकार केवल वहां रहने वाले लोगों का होना चाहिए और इसी मांग को लेकर संगठन लंबे समय से आंदोलन चला रहा है। जैक इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। असल में ये सारा विवाद पाकिस्तान की संसद चुनाव की प्रक्रिया और वहां के प्रतिनिधित्व के कारण उपजा है। बात तो यह भी है कि POK में विधानसभा की 12 सीटें उन आरक्षित जो शरणार्थियों के लिए है, जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जाकर बसे हैं। इनमें 1947 आजादी के दौरान, 1965 जब एक बार युद्ध हुआ था और 71 जब बांग्लादेश अलग से बना। युद्ध के दौरान, बाद में संघर्ष के दौरान विस्थापित हुए जो लोग हैं वो शामिल हैं। इतना ही नहीं बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। POK की विधानसभा सीटों में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 45 पर सीधे चुनाव होते हैं, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। जिन 12 सीटों पर विवाद हो रहा है वो इन्हीं 45 सीटों में आती है और इसीलिए हो रहा है कि क्षेत्रीय जो यहां पर दबदबा है वो कमजोर होगा अगर ये 12 सीटें आरक्षित की जा रही हैं। तो इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान कैसे नरसंहार कर रहा है, इसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं। ये मुस्लिम ब्रदरहुड और तमाम धार्मिक संगठनों को नहीं दिख रहा है क्या? मानव अधिकार का रोना, यही तो वो पाकिस्तान है जो रोता रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर UNSC में भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। क्या कहा है आपको बताएंगे, उससे पहले ये 6 तस्वीरें आप देखिए। मुनीर ने किस तरीके से गोलियां चलवाई हैं और स्थिति इस वक्त बेहद ही गंभीर बनी हुई है। इसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि और भी आंकड़ा जो है बड़ा है, लेकिन उसको छिपाया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है बल्कि लंदन से भी आवाज उठी है। India would like to emphasize the importance of UNAMA and its mandate and underline our full support to UNAMA in these challenging times as it endeavors to promote peace and stability in Afghanistan. Pakistan, in its statement earlier today, questioned the intent of UNAMA and the veracity of UNSG's report. We would like to stress that support for multilateralism and the United Nations is not an a la carte menu. Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing, and targeted killings as detailed in UNAMA reports. We support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. We also support UNAMA's earlier calls for investigation to ensure accountability, prevent recurrence, and uphold victims' rights. Such unconscionable acts of violence
are a blatant assault on Afghanistan's sovereignty and a threat to the region's peace and stability. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter. तो हमेशा की तरह पाकिस्तान को भारत ने एक बार फिर से लताड़ लगाई है और उसके कारनामों को याद भी दिलाया है। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि दमनकारी नीति के साथ आखिर पाकिस्तान कब तक चलता रहेगा और क्या सिर्फ दूसरे देशों पर ध्यान रखना ही पाकिस्तान का काम है, अपने देश में जो चीजें चल रही है पाकिस्तान उस पर कैसे कंट्रोल पाएगा। हमारे साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है, हम उनके पास चलेंगे। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कमर आगा सर हैं, विदेश मामलों के जानकार, और अनिल गर्ग सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दीवान सर, आप ही से शुरुआत होगी। दमनकारी नीतियों के साथ पाकिस्तान आखिर ऐसे ही क्या आगे बढ़ता रहेगा या कभी अपने गिरमार में भी झांक कर देखेगा कि क्या स्थिति चल रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। चारों तरफ पाकिस्तान में आग लगी हुई है, उधर बलूचिस्तान में, केपीके में और पीओके में तो आवाजें उठी रही हैं, इलेक्शन आने वाले हैं। और ये दोनों गिलगित बाल्टिस्तान भी और आजाद जेएनके, इन दोनों का कंट्रोल जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट करती है इनको, सारा कंट्रोल फेडरल के पास है, मतलब पाकिस्तान आर्मी के पास है। और इनको दबाया जा रहा है, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम रखी गई है, फ्रीडम, इनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स को तबाह किया जा रहा है। तो इन सब के चलते आप इलेक्शंस का ढकोसला कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान इलेक्शन करा के, खैर तीसरी चौथी इलेक्शन हो रही है, ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। पर आप देखिए, एक इन्होंने बड़ी कनिंग चालाकी की है, छोटी मोटी चालाकी क्या की है, ये इसको जैसे केपीके है, जैसे सिंध है, इनको इन्होंने प्रोविंस डिक्लेयर नहीं किया है। क्यों? अगर ये प्रोविंस डिक्लेयर करते हैं तो एज एफ इनका जो राइट है बाकी सो कॉल्ड इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, सो कॉल्ड, वो हट जाएगा। इतना ही इनका कश्मीर है इनका, इसलिए ये नहीं करते हैं। खैर, ये कितना भी ढकोसला इस टाइप से कर ले, यूएन रेजोल्यूशन है पुराने 1947-48 के, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट भी, शिमला पैक्ट है, शिमला एग्रीमेंट भी है जो 71-72 में हुई है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर इन आवाम को, पीओके के आवाम को सरकार ने अच्छे से कंट्रोल करना है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, अब कुछ 8-9 मिलियन पॉपुलेशन है कुल मिला के, मतलब 1 करोड़ पकड़ लो आप। इसको अगर ये डेवलप अच्छी तरह करें तो इनके साथ ये घुल मिल जाए। जब उनको दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं, तो कैसे जोड़ पाएंगे इनको? आवाजें उठ रही हैं, हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। उनको पता है इंडिया में जो इंडिया वाला जो कश्मीर है, कश्मीर तो पूरा इंडिया का ही है, पर जो इंडिया के एक्चुअल कंट्रोल में भी है, वो वहां के लोग, वहां के आवाम कितनी फैसिलिटीज पा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, यूनिवर्सिटियां हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये पाकिस्तान तो एक लूजिंग गेम खेल रहा है। और अल्लाह, ये दमन बंदूक से राज नहीं किया जाता है। और अफसोस ये है कि डेमोक्रेसी नहीं है, तो आर्मी को तो एक तरीके से ये रूल करना आता है कि बंदूक के नली से, तो ये तकलीफ होगी इनको। और ब्लेम कर देते हैं इंडिया को। कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आगे सर, आपके पास आऊंगी। ये जो मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोना रोता है, कश्मीर को लेकर बार बार ये दावा करता है कि कश्मीरी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन जब बात पीओके पर आती है तो पाकिस्तान चुप्पी क्यों साध लेता है? अरे भाई, पाकिस्तान की बात को कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान का गठन ही आतंकवाद से हुआ है। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद चलाता रहा है, कभी खत्म हुआ नहीं जब से बना है। कभी भारत, कभी अंदर के लोगों के खिलाफ, और फिर अब ये है कि कश्मीर में तो लगातार वहाँ से वो शुरू से ये लोग कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। जब से रेडर्स गए, रेडर्स बाहर से आए थे, पठान थे जिन्हीं ने इसको ऑक्युपाई किया, उसके पीछे सेना थी वहाँ की जिना की, और उसके बाद से ये है कि इनके ऊपर ज़बरदस्ती का कब्जा है। अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं। ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से भी, मैं भारत के नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से भी ये ऑक्युपाइड है, जिसको भारत से मिलना है कभी ना कभी। भारत सैन्य की मदद से नहीं चाहता लेना इनको, बल्कि ये चाहता है कि बातचीत हो, जब तक पॉसिबल है किया जाए और धीरे धीरे इस मसलों को हल करे। शिमला एग्रीमेंट, फिर अटल बिहारी जी का एग्रीमेंट है, लाहौर और डिक्लेरेशन है, और इस तरह से बहुत से हैं। वॉर हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद ये हुआ। दूसरी बात ये भी है
कि वहाँ पे अभी जैसे हमारे साथी ने बताया कि ये एरिया जो है बहुत अंडर डेवलप्ड है और यहाँ के ऊपर ना तो स्कूल है, ना प्रॉपर कॉलेजेस बने जिस हिसाब से बनने चाहिए थे, ना यूनिवर्सिटीज हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना दूसरे जॉब के जरिए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़के पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते क्योंकि वहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। तो बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे अगर हैं। सर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए जो पाकिस्तान के पास है नहीं। अब एक ही रास्ता है कि इधर उधर जाकर जब तक वो भीख ना मांगे तब तक पाकिस्तान का काम नहीं चलता। ये भी तो देखना होगा कि जितने भी सैनिक है, जो बड़े बड़े अधिकारी, उनको अपनी भी तो जेब भरनी है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था भारत में एक जेनजी का प्रोटेस्ट होने वाला था कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से। इसको लेके पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी और उनको ये ऐसा लगता था कि नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी पैदा किए जा सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा था। लेकिन पीओके में जो तस्वीर सामने आ रही है, काश पाकिस्तान थोड़ा अपने देश में इंटरेस्ट ले लेता तो ये स्थिति नहीं होती। सुचित्रा जी, हिंदुस्तान में और अपने सनातन धर्म में एक बड़ी प्रचलित कहावत है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप पाकिस्तान और भारत का कंपेयर करें, भारत की अगर आप पूछेंगे जन्मतिथि कब है तो हम में से कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि भारत की जन्मतिथि के बारे में हम में से कोई भी नहीं जानता। ये सनातन है, ये कब से है, कब जन्मा था, कुछ पता नहीं, क्योंकि ये सनातन है और इसका जन्मतिथि से कोई लेना देना। पाकिस्तान की जन्मतिथि पूछेंगे तो हम तुरंत बता देंगे 14 अगस्त 1947। यानी पाकिस्तान की जन्मतिथि मालूम है तो इसकी भी मृत्यु होना निश्चित है। मैं क्यों कह रहा हूँ सुचित्रा ये बात, देखिए पूरे पाकिस्तान में स्थिति बड़ी भयानक हो रखी है। जो पाकिस्तान के मुख्य नीचे के स्तर के सूबे हैं, दक्षिणी सूबे, जिसको बलूचिस्तान बोलेंगे, सिंध बोलेंगे, वहां पे कितनी दमन पाकिस्तान की सेना करती है हम सबको मालूम है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक तरह से पूरी एक आर्मी बना के बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और पूरी बलूचिस्तान पे और सिंध पे अत्याचार हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी का। वो खबर आपको कभी भी मिल सकती है कि बलूचिस्तान भारत से अलग हो गया, सिंध पाकिस्तान से अलग हो गया। ऐसा अगर ऊपर आप जाएंगे, ऊपर में अगर आप खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे तो आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा भी इनके साथ रहने को राजी नहीं है। और अगर आप असली बात तो है कि सिर्फ पंजाब के लोग यानी पंजाबी लोग ही पूरे पाकिस्तान को लीड करते हैं। अगर आप मुजफ्फराबाद की बात करेंगे जो हम पीओके कहते हैं, या फिर आप गिलगित बाल्टिस्तान की बात करेंगे जिनको ये बोलते कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हमारा, इनका कब्जा है, इनका नाजायज कब्जा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इनका है। और इसलिए इस कब्जे को बनाने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए वहां पे लगातार जुल्म करते हैं और वहां भी एक तरह से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत है। एक पंजाब को आप छोड़ दें क्योंकि पंजाब ही इसको पूरे को गवर्न करता है, तो पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत है। और इतनी बगावत है कि अब जब ये तरक्की की बात करते हैं, अभी मैं देख रहा था अपने साथी भी बता रहे थे, जब इनकी डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे पाकिस्तान कुछ नहीं करती। यानी वहां से वसूलने के नाम पे जो वसूल सकती है वो वसूलती है, लेकिन देने के नाम पे पाकिस्तान सरकार के पास है भी कुछ नहीं और देती भी कुछ नहीं, तो वहाँ डेवलपमेंट जीरो है। आज अगर अभी बात कर रहे थे हमारे साथी कमर आगा जी बता रहे थे जैसे कि अब 1948 का यूएन का रेजोल्यूशन ले आए कि भैया आपने अपनी सेना हटाइए, पाकिस्तान अपनी सेना हटाए, पाकिस्तान भारत की सेना में वहां पे रेफरेंडम होगा। लेकिन वो होगा तब तो तुरंत सारे लोग बोलेंगे हम भारत के साथ रहेंगे। जो भारत का कश्मीर है उसमें तरक्की देखिए आप, और जो पीओके जिन्होंने नाजायज कब्जा पाकिस्तान का जिस कश्मीर पे, उसकी हालत देखिए। दोनों की हालत में जमीन आसमान का अंतर है। तो कौन कश्मीर वाला ऐसा रहना चाहेगा जो जिसे हालत पीओके की है। बिल्कुल। तो आज अगर पीओके को मौका मिले तो वो तो सर के बल चल के कहेंगे हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। तो पाकिस्तान सरकार को भी मालूम है, इसलिए पाकिस्तान गाय बगाए किसी भी बहाने उन पर जुल्म ही करती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने शुरू में बात शुरू की थी ना कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मुझे लगता है वो मृत्यु के दिन शायद अब बहुत नजदीक आ गए हैं पाकिस्तान के, और वो कोई ज्यादा समय नहीं है जब आपको ये सुनने को मिलेगा पाकिस्तान के 5, 6 या 6 टुकड़े हो गए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे ही स्थिति तो पूर्वी पाकिस्तान के साथ भी हुई जब हमने देखा 1971। दीवान सर, क्या 1971 की कहानी आपको लग रहा है कि ये दोहराई जाएगी जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है? क्योंकि आसिम मुनीर अपनी मनमानी कर रहा है, चीजें बद से बदतर हो गई हैं, लोगों की जानें ली जा रही है, प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं उनकी बात बिना सुने उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। बेशक 71 के युद्ध में लड़ने का मुझे सौभाग्य है, गौरव मिला है। आप सब जानते हैं इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जीता था और ये पाकिस्तानी हुक्मरान
जो मूलतः पंजाबी मूल के हैं। ये वैसा ही है, यूएसएसआर क्यों टूटा, पर रूस मूल के, रशियन मूल के, यूएसएसआर में तो उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, सब सारे, लटविया, एस्टोनिया, कई सारे एरियाज थे। जो रूस मूल के जो लोग थे वो डोमिनेट कर रहे थे, तो वो उसकी वजह से रूस अंदर से टूटा है, यूएसएसआर टूटा है। इसी तर्ज पे पाकिस्तान जा रहा है। और मैं, यही तो प्रॉब्लम है कि ये, पर पाकिस्तानी हुक्मरान को पैसा खसोटने से फुर्सत नहीं है। वो पाकिस्तानी हुक्मरान कौन है? वो मिलिट्री जो पंजाब की है, पंजाब मूल के हैं, और वो, उनको कुछ नहीं है स्विस बैंक में अकाउंट खोलना। 3-4 सियाटल में बंगला बाजवा साहब का है, दुबई में बंगला है, और यूके में है। आर्मी प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं लड़ाई लगी रहे और लोग ये कहते रहे कि हमें सेना बचा रही है, भारत से बचा रही है, दुश्मनों से बचा रही है, और क्या लड़ाई लगी रहे। और इन्होंने कोठियां, और कर्नल बनता है तो 30 एकड़ फ्री जमीन, ब्रिगेडियर बनता है तो, और उसके बाद ये कॉर्नफ्लेक्स की फैक्ट्रियां, लिपस्टिक बनाने की फैक्ट्रियां, ये बिजनेस में लिप्त हैं। प्रोफेशनल आर्मी कैसे हो सकती है? तो जब आर्मी का काम नेशनल सिक्योरिटी है, आर्मी का काम रूल करना नहीं है। यही तो अफसोस है। पहले दिन से लगभग एफएमएलए क्या है? ये मतलब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, वो फील्ड मार्शल अयूब खान बन गए, उन्होंने संभाला इसको पूरे देश को। दीवान सर, एक सवाल, ये जो अभी इस वक्त पाकिस्तान की जो हम स्थिति देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार का सेना पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्या हम ये मानें कि ये जो कुछ भी चल रहा है शहबाज शरीफ के नहीं, लेकिन बल्कि मुनीर के इशारे पर चल रहा है, और शहबाज शरीफ का इस आदेश में या इस नरसंहार में कोई हाथ है या नहीं, ये जरा मुझे समझना है। देखिए, पाकिस्तान में 3 ए काम करते हैं। ए फॉर अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ए फॉर अमेरिका और ए फॉर आर्मी। इनकी रिट चलती है, इनका हुक्म चलता है। तो नाम किसी का हो, भाई बराए नाम नवाज शरीफ, बराए नाम ये शहबाज, एक्चुअल पावर आर्मी के पास है। अब तो नई चीज है, शायद पढ़ी होगी आपने, किसी और चैनल में प्रोग्राम में था मैं, पूरी पुलिस को, पाकिस्तान पुलिस को 5 लाख पुलिस है, वो आर्मी के नीचे करने वाले हैं। ये, और क्या मतलब, ये अपना मुनीर साहब जो है बड़ी चालाकी से धीरे धीरे पूरा पावर हथिया रहे हैं कि पुलिस आपकी हो गई तो फौज तो बॉर्डर पे लड़ेगी, पुलिस आपकी हो गई तो आप दुश्मनों को भी अरेस्ट करके कुछ भी करो, जैसे आपने किया हुआ इमरान खान को। बिल्कुल। और सेकेंड, इसमें ये भी मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि पीओके से सीईपीसी क्या है? सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलता है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक तरक्की का वो सोर्स है, और उसमें 65 बिलियन डॉलर का खर्चे का प्लान है। कंपनियां हैं उसमें, रोड्स हैं, पावर स्टेशन है, मॉल्स हैं। अब वो कहेंगे, चीन कहेगा भाई तुम कैसे भी करो, दमन करो, ग्वादर तक आता है, काराकोरम हाईवे से, काराकोरम गिलगित बाल्टिस्तान से निकलता है, और ये चीन को उनको कहेगा भाई तुम्हारा काम है संभालो, और संभाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। कई फैक्ट्रियां जो है इनकी सीपीसी में, चाइनीज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हाँ। क्यों? पाकिस्तान आर्मी सिक्योरिटी नहीं दे पाती। सिक्योरिटी डंडे से नहीं होती सारी। आप इतनी बगावत लोग करेंगे तो कितनी आर्मी काम उसमें लगेगी। सही बात है। आगा सर, ये जो पूरी स्थिति पैदा हुई है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 12 जो शरणार्थियों को सीट देने की बात की गई है, इसको लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन है। अगर क्या सरकार को और क्या पाकिस्तान की आर्मी को इस बात का डर है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो अपना वहां पर वर्चस्व नहीं होगा, हम अपनी बातें नहीं मनवा पाएंगे, इस वजह से ये जो स्थिति है, गोलीबारी, बंदूक चलाना और लोगों को जो है मार डालना, ये नीति अपनाई जा रही है सरकार की ओर से, पाकिस्तान की ओर से? जी, आपने सही कहा, ये सब सोची समझी रणनीति है। अलग अलग समय पे अलग अलग ये फार्मूले लेके आते हैं। अब ये लेके आए हैं रिजर्वेशन वाला, उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो दरअसल ये कि लोग रहना नहीं चाहते। और दूसरी बात ये है कि ये लोग बहुत मजलूम हैं, इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही कहीं दुनिया से। इनको जरूरत है इस बात सपोर्ट की, और हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये भारतीय मूल के लोग हैं, इनके ऊपर दमन हो रहा है, इनको हमें हर तरह की मदद देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेना जाए
वहाँ लड़ाई लड़े, वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है, मगर ये कि हम मॉरल सपोर्ट तो इनको दे Moral सकते support हैं। दे मॉरल सकते सपोर्ट हैं। भी नहीं है, मटेरियल सपोर्ट भी नहीं है। हम इनके लिए कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके लड़ सकते हैं। आप देखिए ये जो ऑक्युपाइड मतलब अगर सर कह टेरिटरीज सकते होती हैं कि कुल मिला के कहीं ना कहीं अब सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि अब विरोध की आंधी बहुत तेज हो गई है। गर्ग साहब, आपसे माफी चाहूंगी, समय बस इतना ही था मेरे पास। और आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। कुल मिलाकर पाकिस्तान में स्थिति इस वक्त गंभीर है और पीओके में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा चिंताजनक भी है।